Welcome everybody to this new lecture of our lecture series of solid state physics. And in today's lecture we will discuss about the vibration of one-dimensional diatomic lattice. Okay, so पीछे के जो लेक्चर्स हम स्टडी करके आए हैं वो हम एक वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस को स्टडी करके आए हैं और यहाँ हम स्टडी करने जा रहे हैं एक वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस को, यानी इसके जो वाइब्रेशंस होंगे किस तरह के होंगे, किन कंडीशंस में होंगे, वो सब हम यहाँ स्टडी करेंगे फॉर वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। एक जो यहाँ द फर्स्ट थिंग टू कंसंट्रेट इज दैट कि यहाँ पर हमारे पास डायटोमिक लैटिसेस हैं, यानी ये इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा जिसके बेसिस के पास दो एटम्स होंगे, यानी एक मोनो एटॉमिक लैटिस नहीं डायटोमिक लैटिस होगा। जैसे हम मोनो एटॉमिक लैटिस स्टडी करके आए थे तो वहाँ हमारे पास एक ही एटम था, एक आइडेंटिकल, वो लैटिस पूरे के पूरे आइडेंटिकल एटम से फॉर्म हुआ था। लेकिन यहाँ हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास एक डायटोमिक लैटिस होगा, यानी जो उसमें बेसिस में एटम्स होंगे वो दो एटम्स होंगे उसके बेसिस में, और अलग अलग मास के अलग अलग साइज के वो एटम्स होंगे, और उसके वाइब्रेशंस को फिर हम स्टडी करेंगे किस तरह से अप्रोक्सीमेट जो मैथमेटिकल यहाँ हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेट वैसा ही मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जैसा कि आप मोनो एटॉमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में करके आए हैं। ओके, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ड्यू टू द different masses of the two particles. Okay, and इसमें यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट फिर से स्टडी करेंगे, और जो वाइब्रेशंस होंगे इस वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस में वो ड्यू टू इट्स इंटरनल एनर्जी के भी कारण हो सकते हैं, और किसी एक्सटर्नल एजेंसी से जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो भी एक रीजन हो सकता है वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। ओके, so let's start this discussion. So consider a one dimensional linear primitive lattice with basis consist of two atoms, small m and capital M. And here is the relation between small m and capital M, that small m is less than capital M, यानी ये जो स्मॉल m का पार्टिकल है इसका मास कम है, जो कैपिटल M वाला पार्टिकल है उसका मास ज़्यादा है। ओके, विच आर प्लेस्ड अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिव वे में इनको प्लेस किया गया है अलोंग द एक्स एक्सिस, और इस तरह से क्योंकि एक ही एक्सिस के अलोंग जब हम इन एटम्स को प्लेस करेंगे तभी जाकर हमारा लैटिस फॉर्म होगा, नहीं तो अगर हमने एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस दोनों के अलोंग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ट्राई डायमेंशनल भी थ्री डायमेंशनल लैटिस को भी कंसिडर कर सकते हैं। हम स्टडी करके आए हैं उन लैटिसेस को, हम टू डायमेंशनल लैटिसेस को स्टडी करके आए हैं, हम थ्री डायमेंशनल लैटिसेस को स्टडी करके आए। तो ये ज़रूरी नहीं कि एटम्स का अरेंजमेंट केवल वन डायमेंशनल, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ऐसे कंसिडरेशंस करते हैं कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग या फिर जेड एक्सिस के अलोंग कोई किसी तरह का कोई एटम की प्लेसमेंट नहीं है। ओके, सो here are two atoms, small with mass small m and capital M, which are placed alternatively along the x-axis with an interatomic distance equal to small a. ओके, जो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस होगी इन एटम्स के बीच में वो होगी स्मॉल a. ओके, the atoms are arranged in such a way that atoms with mass m are placed on the even numbered lattice site. ये क्या है?
मान लीजिए हमारे पास दो एटम्स हैं, अलग अलग मासेस के एटम हैं। एक एटम का मास है हमारे पास स्मॉल एम, दूसरे एटम का मास है हमारे पास कैपिटल एम। तो स्मॉल एम के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल एम मास के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, वो इवन नंबर लैटिसाइड पे हमने प्लेस किए हैं। यानी उनकी जो उनका जो प्लेसिंग होगी वो 2n पे 2n लैटिसाइड पे हो सकती है, 2n+2 लैटिसाइड पे हो सकती है, 2n+4 लैटिसाइड पे हो सकती है। इस तरह की लैटिसाइड पे हमने उनको प्लेस किया हुआ है। ओके, एंड एटम्स विद मास कैपिटल एम आर प्लेस्ड एट ओड नंबर्ड लैटिसाइड्स। ओके, ओड नंबर लैटिसाइड पे हमने प्लेस किया हुआ है, और उनको हम कह सकते हैं कि ओड नंबर लैटिसाइड से यहाँ हमारा मतलब है कि जैसे उनकी पोजीशन हो सकती है लैटिस में 2n+1, 2n+3। जब हम फिगर को डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी हमारा कहने का मतलब क्या है। तो जो कैपिटल एम मास के पार्टिकल्स हैं वो इवन नंबर्ड लैटिसाइड पे प्लेस किए गए। लैटिसाइड्स को हमने नाम दिया है 2n+1, 2n+3, 2n+5 एंड अप टू। ओके, तो इस तरह से हम वाइब्रेशंस स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस, जिसमें हमारे पास दो मास पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, दूसरे पार्टिकल का मास कैपिटल एम है, और दोनों अल्टरनेटिवली प्लेस किए गए हैं। एक ऐसे बेसिस से बना हुआ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसके पास दो एटम्स हैं, इसलिए हम इसको डायटोमिक क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं। और वन डायमेंशनल केस को हम स्टडी कर रहे हैं, यानी जो एटम्स का अरेंजमेंट है अल्टरनेटिव ऑर्डर में, वो केवल एक ही एक्सिस के अलोंग है। चाहे आप उसे एक्स एक्सिस कहिए, चाहे उसे आप वाई एक्सिस कहिए, या फिर आप उसे जेड एक्सिस कहिए। सेकंड थिंग इज दैट कि हमने जो प्लेसिंग की है एटम्स की, वो स्मॉल एम मास के पार्टिकल्स को हमने इवन नंबर्ड लैटिसाइड पे प्लेस किया है, और जो कैपिटल एम मास के पार्टिकल्स हैं उनको हमने ओड नंबर लैटिसाइड पे प्लेस किया हुआ है। ओके, this so in order to discuss the vibration of a one dimensional diatomic lattice, following two assumptions are to be made। हमें दो assumptions made करनी पड़ेंगी। वो कौन सी assumptions होंगी उनको देख लेते हैं। ओके, this is the diagrammatic representation of two dimensional one dimensional diatomic crystal lattice, and here is the particle of mass m and here is the particle of mass small m। ओके, आप देख रहे होंगे कि ये अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्लेस की गई। पहले स्मॉल कैपिटल एम मास का पार्टिकल है, फिर स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, फिर कैपिटल एम मास का पार्टिकल है, फिर स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, फिर कैपिटल एम मास का पार्टिकल है, और फिर स्मॉल एम मास का पार्टिकल। और ये एक्सटेंशन आगे भी किया जा सकता है। आप ये देख रहे होंगे कि इनकी जो प्लेसिंग है किसी एक एक्सिस के अलोंग की गई, से दिस इज द एक्सिस ऑफ एक्स। ठीक है, और ये जो अभी ये जो स्टेट है इन पार्टिकल्स की, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, यानी अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर ये वाइब्रेट अभी कर रहे होंगे। अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर ये वाइब्रेट कर सकते हैं जब तक ये किसी एक्सटर्नल एजेंसी से इनको डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इनको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं किया जाए, तब तक इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में, चाहे वो स्मॉल एम मास का पार्टिकल है या फिर कैपिटल एम मास का पार्टिकल है, ये एक दूसरे के साथ इलास्टिक मासलेस स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। इलास्टिक मासलेस स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। और एक जो हम बात कर रहे थे कि हमने स्मॉल एम के पार्टिकल्स जितने भी हैं यहाँ, उनको हमने इवन नंबर्ड लैटिसाइड पे प्लेस किया है, और जो हमारे पास कैपिटल एम मास के पार्टिकल्स हैं उनको हमने ओड नंबर्ड लैटिसाइड पे प्लेस किया है। तो ये देखिए, ये मेरे पास स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, ये मैंने यहाँ इवन नंबर्ड 2nth पोजीशन इवन नंबर्ड लैटिसाइड पे प्लेस कर दिया है। ओके, और ये अगला जो मास पार्टिकल होगा, जो स्मॉल एम मास का पार्टिकल होगा, वो होगा 2n+2
पोजीशन पे, और इससे पहले जो स्मॉल मास का पार्टिकल होगा और 2n-2, ये सब के सब इवन नंबर है। 2n भी एक इवन नंबर, वट एवर द नंबर ऑफ n, 1 2 3 4 5 कुछ भी आप रख लीजिए, तो हमेशा 2n जो आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। और नेक्स्ट जो पार्टिकल होगा स्मॉल m मास का पार्टिकल, वो भी एक इवन नंबर लैटिस साइट पे होगा, और इससे पहले जो मास का पार्टिकल होगा वो भी इवन नंबर लैटिस साइट पे होगा। अच्छा, दूसरी जो कंसिडरेशन हमारी ये है कि जो कैपिटल एम मास के पार्टिकल्स हैं, जो कैपिटल एम मास के पार्टिकल्स हैं, उनको हमने ओड नंबर लैटिस साइट पे प्लेस किया है। ओके, ओड नंबर लैटिस साइट पे। ओड नंबर कैसे हो गया? अब ये अगर 2n इवन नंबर है, उसमें एक आप ऐड कीजिए या फिर आप उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक ओड नंबर मिलेगा। इसलिए जो कैपिटल एम मास की प्लेसिंग आप देख रहे होंगे वो 2n+1th पोजीशन पे है या फिर 2n-1th पोजीशन पे है। इस तरह इन एटम्स की हमने प्लेसिंग की गई है। एक जो बेसिक एजम्पशन हमने यहाँ करनी है वो ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में, ये केवल अपने नियरेस्ट नेबर से ही इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो हम एजम्पशंस की बात कर रही थी कि इसके वाइब्रेशंस को अगर हमने स्टडी करना है, इस लैटिस के वाइब्रेशन को अगर हमें स्टडी करना है, तो यहाँ दो एजम्पशंस हमने माननी पड़ेगी। उनमें से पहली एजम्पशन ये है कि ये जो जितने भी पार्टिकल, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को आप ले लीजिए, वो केवल अपने नियरेस्ट नेबर से ही इंटरेक्शन करेगा। इससे ये रिजल्ट हमें समझ में आता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये जो एटम्स हैं इस 1 डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस जिसे हम कह रहे हैं, वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस से इफेक्ट में हैं या शॉर्ट रेंज फोर्सेस वहाँ वर्क कर रहे हैं। ओके, तभी हम कह रहे हैं कि ये, मान लीजिए स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, या तो फिर ये इस कैपिटल एम मास वाले पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करेगा, या तो फिर इस कैपिटल मास वाले पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर कैपिटल एम मास वाले पार्टिकल की हम बात करें, ये कैपिटल एम मास का पार्टिकल या तो इस स्मॉल एम वाले मास के पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करेगा, या तो फिर इस स्मॉल मास वाले पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करेगा। ये कैपिटल एम मास का पार्टिकल इस कैपिटल एम मास वाले पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस यहाँ है जो आपस में इनको बांधे हुए हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि ये दोनों जो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट है। मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट है, यानी इनका जो वाइब्रेशंस होंगे वो कपल्ड वाइब्रेशंस यहाँ होंगे। यानी जैसे ही आप इनको डिस्टर्ब करेंगे अपनी मीन पोजीशन से, तो ये चूंकि एक दूसरे के साथ ये मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट है, तो आप इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करके देखें तो यहाँ जो वाइब्रेशन होगा वो कपल्ड वाइब्रेशंस होंगे, है ना, सिंगल एटम के वाइब्रेशन यहाँ नहीं होंगे। अच्छा, ये जो स्थिति आप दूसरे नंबर पे देख रहे हैं, ये कंडीशन है इनकी पोजीशन या स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप इसे कह सकते हैं स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी स्टेट है इसकी, आप यहाँ लिख सकते हैं, ये है इसकी स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये है इसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जब वाइब्रेट अपनी केवल मीन पोजीशन के दोनों तरफ ये अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब किसी एक्सटर्नल एजेंसी से इनको कहीं से बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तब जब ये वाइब्रेट करते हैं, तब हम कहते हैं कि दैट इज द स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। जब इस पार्टिकल को हमने कह दिया, इस स्मॉल एम मास के पार्टिकल को हमने कह दिया 2nth पोजीशन पे है, 2nth पोजीशन पे, और ये भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसी की पोजीशन को 2nth कहें, आप कैपिटल एम मास के पार्टिकल की पोजीशन को भी 2nth कह सकते हैं। फिर जो स्मॉल एम मास के पार्टिकल की पोजीशन होगी वो इवन नंबर्ड नहीं रहेगी, तब वो ओड नंबर्ड लैटिसाइट हो जाएगी। ओके, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप केवल स्मॉल एम मास के पार्टिकल की ही नंबरिंग को इवन रखें तभी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे या तभी इक्विवेलेंट रिजल्ट्स आएंगे, नहीं। आप
इस मास के पार्टिकल को कहिए 2nth पोजीशन पे है तो ये आ जाएगा 2n-1th पोजीशन पर, ये आएगा 2n+1nth पोजीशन पे। क्योंकि इसका इंटरेक्शन केवल इसके साथ होना है या तो इसके साथ होना है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस से इफेक्ट है। ओके अच्छा, तो यहाँ से हमने दो एजम्पशन कर ली। पहली एजम्पशन ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं केवल अपने नियरेस्ट नेबर के साथ ही इंटरेक्शन में है, एंड सेकंड थिंग इज दैट कि ये एक दूसरे के साथ मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, मासलेस इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ये जो स्टेट है ऊपर वाली, ये इनकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और ये जो नीचे वाली स्टेट आपको दिख रही है एक एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस ऑफ एक्स आप कह सकते हैं, तो ये भी एक्सिस ऑफ एक्स ही होगा, उसी एक्सिस में ये डिस्प्लेस होंगे। तो ये इनकी स्टेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ओके अच्छा, अब जो मास m का पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ उसको हम देख लेते हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ दिखाया है u2n से। सिमिलरली जो कैपिटल M मास का पार्टिकल ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ जिसकी पोजीशन थी 2n+1nth, तो ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ u2n+1, और इस मास ये जो पार्टिकल है जिसकी पोजीशन थी 2n-1, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने दिखाया है u2n-1। इसकी पोजीशन है 2n-2, तो इसकी पोजीशन हुई, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट u2n-2, और ऐसा हम सब के लिए कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस डायग्राम, दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम of a diatomic one-dimensional diatomic crystal, and this is the state of displacement of diatomic crystal lattice। और इस तरह के एग्जांपल्स भी आप स्टडी करके आए हैं, जैसे कि आप NaCl का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो उसमें अल्टरनेटिव ऑर्डर में एक बार सोडियम एटम आता है, दूसरी बार क्लोरीन एटम आता है, फिर सोडियम आता है। किसी भी एक्सिस पे चल के देख लीजिए, आप किसी भी एक्सिस पे चल के देखिए, एक्स एक्सिस पे मूव करके देखिए, वाई एक्सिस पे मूव करके देखिए, जेड एक्सिस पे मूव करके देखिए, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करके देखिए, जो एटम्स की आपको पोजीशन मिलेगी वो अल्टरनेटिव ऑर्डर में ही मिलेगी, अल्टरनेटिव ऑर्डर में मिलेगी। ओके, तो वहाँ आराम से फिर हम इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। Okay, so these are two assumptions which we are discussed already. This first assumption, the interaction between the atoms extends only up to the nearest neighbors. In other words, diatomic lattice is characterized by the short range forces. Okay, and the second assumption is that each atom is connected with its nearest neighbor by a massless elastic spring of force constant beta. ये इन स्प्रिंग्स का जो फोर्स कांस्टेंट है उसको भी हम यहाँ दिखा देते हैं। ये इसका फोर्स कांस्टेंट बीटा है, इसका भी फोर्स कांस्टेंट बीटा है, इसका भी फोर्स कांस्टेंट हम यहाँ दिखा देते हैं बीटा है। इन सभी स्प्रिंग्स का जो फोर्स कांस्टेंट है वो बीटा है, बीटा से रिप्रेजेंट। ये फोर्स कांस्टेंट हमने पहले भी बीटा से ही रिप्रेजेंट किया था। रीजन भी आपको बताया था कि चूंकि हमें यहाँ वेव वेक्टर की जरूरत होती है, कंपैरिजन होता है, डिस्पर्सन रिलेशन कर्व हमें ड्रॉ करना है, वहाँ भी हमें वेव वेक्टर की जरूरत होती है, तो कहीं कंफ्यूजन इससे ना हो जाए। नहीं तो हुक्स लॉ जो ओरिजिनली आप स्टडी करते हैं वहाँ जो रिप्रेजेंट किया जाता है फोर्स कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो वैसे तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आप देखें, या फिर हुक्स लॉ में जो फोर्स कांस्टेंट आप यूज कर सकते हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट या फिर वेव वेक्टर, ये तीनों के तीनों को हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप नहीं यूज कर सकते, पर फॉर टू बी नॉट कंफ्यूज्ड इसलिए हमने उस फोर्स कांस्टेंट को बीटा अज्यूम कर लिया है। ओके, अच्छा, अब इन कंसिडरेशन के ऊपर आगे हम एक जो हम प्रीवियस अपने टॉपिक में कर चुके हैं कि एक इक्वेशन ऑफ मोशन इस्टेब्लिश हम करेंगे किसी एक पार्टिकल के लिए, और फिर उसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे और सेकंड इक्वेशन of motion of the second particle भी establish करेंगे। Okay, so let's start this. So now the force on the 2nth atom, ये
हमने इस एटम को चूज कर लिया और इस एटम के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि इस पार्टिकल का जो इंटरेक्शन होना है, इसमें स्मॉल m पार्टिकल का इंटरेक्शन, जिसकी पोजीशन को हमने 2nth पोजीशन में कहा है, इसका इंटरेक्शन या तो इस कैपिटल M मास के पार्टिकल से हो सकता है या इस कैपिटल M मास के पार्टिकल से हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसकी पोजीशन को हमने 2nth कहा है और ये इसकी पोजीशन ऑलरेडी, बिकॉज इसकी पोजीशन 2nth है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 2 + 1 nth, 2 + 1, एंड इसकी पोजीशन हो जाएगी 2n - 1, ये इस पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, सो फोर्स ऑन द 2nth एटम, इस एटम को हमने चूज कर लिया और जो फोर्स होगा इस एटम पे ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एटम एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर, इन दोनों फोर्स को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर इनके नेट फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे और नेट फोर्स के कैलकुलेशन के बाद हम फिर इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी निकालेंगे बाय द यूज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, और वहां से फिर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स डू दिस। सो नाउ द फोर्स ऑन द 2nth एटम ड्यू टू द 2n + 1th एटम, इस एटम की वजह से, इस एटम की वजह से इस एटम पे कितना फोर्स वर्क करेगा। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, बिकॉज यहाँ स्प्रिंग का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ स्प्रिंग ना होते तब यहाँ फिर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अकाउंट में लेना पड़ता, क्योंकि स्प्रिंग का कंसेप्ट यहाँ आ गया है और यही कारण है कि हुक्स लॉ हमें यूज करना था यहाँ, तो हमने स्प्रिंग के कंसेप्ट को हम लेके आए, नहीं तो फिर हम न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को यहाँ स्टडी करते। ओके, वो अलग कंसेप्ट है। तो अभी केवल जो स्प्रिंग के कारण यहाँ हुक्स लॉ स्टडी में आएगा, और हुक्स लॉ हम फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस एटम स्मॉल m जिसकी पोजीशन 2nth है, इस कैपिटल M मास के पार्टिकल के कारण इस एटम पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, विच इज एट द पोजीशन ऑफ 2n + 1 पोजीशन। So force on the 2nth atom due to the 2n + 1th atom is given by force F1 is equals to minus beta, and this is the effective displacement. This is the effective displacement. Effective displacement यानी displacement of the 2nth atom minus displacement of the 2n + 1th atom. Okay, so this is the effective displacement. Actually जो ओरिजिनल फॉर्म होती है हुक्स लॉ की, होता है F = -kx, तो x is the effective displacement. X is the effective displacement. Okay, so this. अच्छा, now force on the same this atom due to this 2n - 1th atom. So also the force on the 2nth atom, that is this atom, the mass of small m, due to the 2n - 1th atom is given by F2, and this is equal to minus force constant and again the effective displacement, the displacement of the 2nth atom minus the displacement of 2n - 1th atom. Okay, so this is the effective displacement. Okay, hence the total force on the 2nth atom is given by F equals to F1 + F2. So add these two forces because here we are dealing with magnitudes, and अगर हम डायरेक्शन के साथ भी डील करें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस हैं। एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। तो वैसे भी अगर आप वेक्टोरियली भी इनको ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ हम मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न। अच्छा, तो टोटल फोर्स हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल फोर्स हमारे पास आएगा F1 + F2. सो तो पुट द वैल्यू ऑफ F1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ F2 इनटू दिस इक्वेशन, वी कैन गेट दिस रिजल्ट. Equation number first, the total force on this 2nth atom is given by beta U2n + 1 minus 2 U2n plus U2n minus 1. This is my equation number first. Okay. Now, using the second law of motion of Newton's second law of motion. Okay.
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और उससे जो रिजल्ट्स आएंगे उनको फिर आगे हम कंसिडर करेंगे बाय द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है F इक्वल्स टू ma, दैट इज जो फोर्स वर्क करेगा किसी भी पार्टिकल के ऊपर, उस पार्टिकल के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो F इक्वल्स टू ma है, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ये रिजल्ट है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, दैट F इक्वल टू दिस। ओके, कंपेयर करें अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स की, तो वी कैन राइट दैट I put F equal to ma here, and beta u2n plus 1 minus u minus 2 u2n plus u2n minus 1. This, and m is same, a is d2 u2n over dt square. This, what is this? This is the double differentiation of the displacement of the 2nth atom. डिस्प्लेसमेंट का आप सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपको वेलोसिटी मिलती है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो एक्चुअली दिस इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विच गिव्स यू द एक्सेलरेशन ए ऑफ एनी पार्टिकल। ओके, सो एफ इक्वल्स टू एम ए को हमने यहाँ रखा, उसको ए को हमने इस फॉर्म में रख दिया। Okay, and the right hand side is same here. This is my equation number 2, and this is the equation of motion of this diatomic crystal lattice. ओके, अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के ऊपर हमने सोचना है, और ये बहुत कुछ वैसा ही फॉर्मूलेशन है, वैसा ही मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जैसा अब तक हम करते हुए आए हैं, जैसा अभी तक हमने मोनोएटॉमिक क्रिस्टल लैटिस के केस में किया है। तो इसका जब सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करते हैं तो इस तरह का सॉल्यूशन हम इसका एज्यूम कर सकते हैं दैट u2n a, what is a? A is the amplitude of the 2nth atom, that is जो 2nth एटम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा अपनी मीन पोजीशन, वो A है, वो A है, बिकॉज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज एम्पलीट्यूड। ओके, दिस, so this u2n is given by A, which is the amplitude of this atom which is placed on 2nth position, is exponential iota ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एक्स इस प्लेस पे आना चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये 2na के बराबर है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है इक्वेशन नंबर 3 इन दिस फॉर्म, यानी ये इक्वेशन दिखाती है कि 2nth एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपने साथ लेके आती है, वो ये है कि जो 2nth एटम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैपिटल A के बराबर होगा, और एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स का मतलब ये है कि ये एक तो ये साइन वेव या कॉस वेव की फॉर्म में आगे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड थिंग इज दैट इसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होगी वो ओमेगा होगी किसी टाइम t पर वेव वेक्टर k के साथ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा into the direction of x-axis is equals to 2na at any particular time t। ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेके आती है। अच्छा, तो अब हमारे पास u2n के नाम से एक इक्वेशन है जो इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन के बेस पे हम जो राइट हैंड साइड में हमारे पास टर्म्स हैं, देखिए यहाँ 2u2n ये तो मुझे मिल गया u2n, अब मुझे चाहिए u2n plus 1 और u2n minus 1। so put the value of or in place of 2n place 2n plus 1 in place of 2n, so you can get u2n plus 1। so let this displacement is b, that because ये सेम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये अलग पार्टिकल है, ये अलग पार्टिकल है, स्मॉल m का पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट u2n है। जो 2nth पोजीशन पे पार्टिकल है वो स्मॉल m मास वाला पार्टिकल है, और जो 2n plus 1 2 plus 1th पोजीशन पे पार्टिकल है वो कैपिटल m मास का पार्टिकल है जिसका हमने डिस्प्लेसमेंट कैपिटल b, जो एम्पलीट्यूड है वो कैपिटल b कंसिडर करके रखना है।
ओके, ये कैपिटल बी हम उसको कंसिडर करेंगे क्योंकि वो अलग मास का पार्टिकल है, अलग उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमारे पास स्मॉल m का पार्टिकल है जिसकी पोजीशन 2nth है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो एम्पलीट्यूड है अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो अलग होगा, जिसको हमने स्मॉल ए कहा है, कैपिटल ए कहा है। और जो इस पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कैपिटल, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। ओके दिस। अच्छा, तो यहां से हमने ये U2n फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट ये एम्पलीट्यूड होगा, ये कैपिटल M मास का पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है और ये स्मॉल m मास के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ हम रिप्लेस करेंगे 2n को 2n+1 से, ठीक है। अब U2n+1 रिप्लेस 2n by 2n+1, so this is the amplitude of a particle of mass capital M, exponential iota omega t minus k, and again place 2n+1 in place of 2n, so this 2n+1। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख लेते हैं, और मॉडिफिकेशन का वही मेथड है जो हम पीछे मोनो एटॉमिक केस के में हम डिस्कस कर चुके हैं। बी सेम, एक्सपोनेंशियल सेम। देखिए, इस k की मल्टीप्लाई जब 2na के साथ होगी तो ये बनेगा टर्म k इंटू 2na, ओके। और इस k की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगी तो ये बनेगा टर्म माइनस आयोटा, भी यहाँ है आयोटा माइनस के साथ आयोटा k 1 एंड a, तो ये मुझे देगा माइनस आयोटा k। ओके, सिमिलरली हम U2n-1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। U2n-1 की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो प्लेस 2n-1 इन प्लेस ऑफ 2n, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है ये सेम मास के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है, तो ये हम b के साथ ही रहेंगे, यहाँ कैपिटल B के साथ। ओके, ये जो पार्टिकल है कैपिटल M मास का ही है, ये पार्टिकल भी कैपिटल M मास का ही, इसलिए इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर हम कहें एम्पलीट्यूड को हमने कैपिटल B कंसीडर किया है। तो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका होगा अपनी मीन पोजीशन से, उतना ही इसका होगा, क्योंकि इनके मास सेम है। अगर फोर्स सेम एग्जर्ट किया है, फोर्स को हम मान रहे हैं कि हमने सेम एग्जर्ट किया है। ओके, अच्छा, तो प्लेस 2n-1 in place of 2n। ओके, जब हम ऐसा करते हैं तो b एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k 2n-1 in place of 2n, 2n-1 in place of 2n, तो ये रख दिया हमने। अच्छा, b एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t, जब इस k की मल्टीप्लाई 2n और a के साथ होगी तो ये बनेगा टर्म माइनस k 2na, ये रहा k 2na एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी सेम k 2n और a, k 2n और a। अच्छा, फिर इस आयोटा की मल्टीप्लाई इस k के साथ होगी विद माइनस साइन, और इस k की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी k बनेगा, और फिर a के साथ होगी तो ये टर्म बनेगी, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस, इसकी वजह से ये आ जाएगा टर्म पॉजिटिव। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5 and before this is my equation number 4। तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इन दोनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ओके, U2n+1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और U2n-1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। U2n की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें देता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 मुझे देती है U2n की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4 मुझे देती है U2n+1 की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 5 मुझे देती है वैल्यू U2n-1 की। देखिए, अब राइट हैंड साइड को जरा अगर चेक करें हम, तो U2n+1 की वैल्यू मेरे पास है, U2n की वैल्यू मेरे पास है, और U2n-1 की वैल्यू मेरे पास है। तो राइट हैंड साइड में जितने टर्म्स थे, अननोन टर्म्स थे, उन सब की वैल्यूज मेरे पास हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में। अब हम मूव करते हैं टू द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल m तो एक कांस्टेंट क्वांटिटीज है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो मेरे पास जो ये
वेरिएबल क्वांटिटी है वो ये है d2u2n/dt, या जो जिस क्वांटिटी को हमें डिटरमाइन करना है वो ये है d2u2n/dt²। तो u2n ये है मेरे पास, ये अगर मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट कर दूं, यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मुझे देगा du2n/dt विच इज द वेलोसिटी ऑफ, you can say the vibration velocity आप कह सकते हैं। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सेलरेशन देगा। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3, this now differentiating equation number 3 with respect to t we have, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाली जो टर्म बनेगी वो बनेगी d2u2n/dt, और राइट हैंड साइड में चूंकि a तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसमें जो t की टर्म है केवल यही है आयोटा ओमेगा t के साथ। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार तो ये टर्म जो कि तो आएगी, फिर सेकंड टर्म हम आयोटा ओमेगा t को t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मुझे देगा आयोटा ओमेगा, चूंकि t का जो डिफरेंशिएशन होगा d/dt ऑफ t वो मुझे 1 देगा। अच्छा, तो यहाँ से फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन से जो मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला है आयोटा ओमेगा। ये देखिए d2u2n/dt ये मुझे मिल गया आयोटा ओमेगा a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k2n है। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वी कैन गेट d2u2n/dt²। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करेगा फिर से यही होगा, आयोटा ओमेगा फिर से मिल जाएगी तो आयोटा ओमेगा का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर एंड रेस्ट इज सेम। ओके, आयोटा ओमेगा को हम जानते हैं आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा का स्क्वायर मुझे देगा -1 और ओमेगा का स्क्वायर मुझे देगा ओमेगा स्क्वायर a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k2n। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी अननोन क्वांटिटीज थी उन सबको मुझे पता है, तो उन सब का प्लेसमेंट हम करते हैं, उन सबको प्लेस करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ u2n फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, u2n plus 1 from equation number 4, u2n minus 1 from equation number 5th, and d2u2n/dt² from equation number 6 into equation number 2। इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। ओके, सो यूजिंग अबव रिजल्ट्स गिवन बाय इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 and 6 into equation number 2 we can get this। So on putting the value of this d2u2n/dt² minus omega square a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k2n है, ये यहाँ पुट कर दिया हमने ये वैल्यू। तो m आप ऑलरेडी था ही, इसकी मल्टीप्लाई हुई इस टर्म के साथ तो ये बना ये वाला टर्म। बीटा वहाँ राइट हैंड साइड में है, दिस इज द वैल्यू ऑफ u2n plus 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ u2n plus 1, this is the value of 2u2n, this, and this is the value of u2n minus 1। ओके, सब वैल्यूज हमने प्लेस कर दी। अब देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k इंटू 2n है, a नहीं, a जो a एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k2n है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k2n है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k2n है। यानी ये वाली जो टर्म है ना, ये एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस k2n है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t माइनस kn है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा t, ये सब में कॉमन है और राइट हैंड साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कॉमन लेके इधर जब आएगी तो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर a माइनस ये रहा m ओमेगा स्क्वायर और a, ये टर्म हो गई कैंसिल। बीटा b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के यहाँ से बचेगा इस टर्म के साथ, b के साथ माइनस 2a यहाँ से बचेगा एंड प्लस b दिस एक्सपोनेंशियल आयोटा के ये यहाँ से बचेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, माइनस m ओमेगा स्क्वायर a लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज। ओके, राइट हैंड साइड में बीटा और इन दोनों टर्म में से ये और इस टर्म में से आप देख रहे होंगे b कॉमन है ये,
तो b को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा मेरे पास प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया एक्सपोनेंशियल आयोटा के ए एंड प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ए, और ये जो माइनस 2a था इसको हमने यहाँ लिख दिया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 7। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आगे हमें करना पड़ेगा और उस मॉडिफिकेशन को इस टर्म के हेल्प से आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आएंगे और कुछ स्पेशल केसेस को भी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और फर्दर डिस्कशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।